हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फोकस ईयर। आज दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं एमपी वर्ग 3 के पेपर की, जो कि 22 जनवरी 2012 को हुआ था। और इस पेपर के हम मैथ्स पेडागोजी के 15 क्वेश्चन, साथ में ईबीएस के 30 क्वेश्चन देखेंगे और जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इस 2012 की परीक्षा में आए थे। काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आगे की हमें तैयारी करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि हमने गणित पेडागोजी की भी वीडियो बनाई है, जिसमें हम पहला भाग और दूसरा भाग लेकर आ चुके हैं। आगे भी लाएंगे। और अगर आपने ये दोनों भाग नहीं देखे हों तो आप इनको भी देख लीजिए। इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए आइए आगे देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है गणित पेडागोजी का 91 नंबर का क्वेश्चन है ये इस पेपर का। तो आइए देखते हैं। व्यावहारिक गणित का भाग है। तो देखिए व्यावहारिक गणित का भाग यहाँ पर कौन सा है वो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन दिया है संख्याओं का हिसाब लगाना। तो क्या संख्याओं का हिसाब लगाना व्यावहारिक गणित के अंतर्गत आता है? देखिए पहले मैं बता देता हूँ आपको व्यावहारिक गणित क्या है। तो व्यावहारिक गणित में क्या होता है, इस व्यावहारिक गणित के अंदर हम कोई बाहरी समस्या का समाधान करते हैं। कोई बाहर की कोई दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी, तो उसको आप गणित के माध्यम से लगभग उसको सॉल्व करते हैं। तो संख्याओं का हिसाब किताब लगाना यहाँ पे कोई आवश्यक ऐसा नहीं है। इसके बाद जोड़ व बाकी करना। तो जोड़ना घटाना जो होते हैं वो हम, हाँ, कुछ वस्तुओं का जोड़ना, रुपयों का घटाना, इस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन जोड़ बाकी करना ये कुछ गणित की प्रक्रिया अलग से दे रहे हैं, जैसे कि बच्चे जो सिलेबस में पढ़ते हैं। समीकरणों को हल करना ये भी एक सिलेबस का ही गुण है एक तरह से, उसके अंदर ही ये टॉपिक हम पढ़ते हैं। और आखिरी है बैंकों की कार्यप्रणाली की जाँच करना। तो देखिए बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना ये एक व्यावहारिक कार्य हो सकता है, व्यावहारिक गणित के अंतर्गत ये आता है। जैसे मान लीजिए बैंकों की कार्यप्रणाली, किस तरह से बैंक कार्य कर रही है, उसमें कुछ समस्याएं हैं तो उनका भी समाधान निकालना तर्क शक्ति द्वारा, है ना, तर्क करके विचार विमर्श करके उसका कार्य हम मतलब उसकी जो परेशानी होती है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही लग रहा है, तो इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन है, इसका बिल्कुल सही रहेगा, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन है, दौड़ के मैदान से अभिप्राय है। तो देखिए दौड़ के मैदान से अभिप्राय यानी दौड़ का मैदान जो होता है, इस दौड़ के मैदान में जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मैदान के अंदर दौड़ रहा है तो उससे उसका क्या विकास होता है। एक तो उसका शारीरिक विकास होगा, और शारीरिक विकास के साथ साथ उसमें सृजनात्मकता के गुण भी विकसित होते हैं। सृजनात्मकता कैसी कि देखिए वो सभी बच्चों के साथ खेलेगा, कुछ नए नए खेल सीखता है बच्चों से, नई नई बातें सीखने को मिलेंगी, कोई नई नई कलाएँ उसके सभी के द्वारा उसमें मिल सकती हैं बच्चों को, और उसका भाषाई विकास भी हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दौड़ के मैदान में शारीरिक विकास और सृजनात्मक विकास होता है। तो शिक्षा क्रम पहला ऑप्शन है, ये तो इसका नहीं होगा इसका, क्योंकि शिक्षा क्रम मतलब कि एक क्रम में शिक्षा देना, तो जो कि एक विद्यालय के अंदर ही हो सकता है। इसके बाद पाठ्यक्रम, ये भी एक विद्यालय का हिस्सा है, अंग है, और पाठ्यक्रम एक तरह से सिलेबस है, तो ये भी इसके दौड़ के मैदान का अभिप्राय नहीं होगा। सी ऑप्शन ए और बी दोनों ये भी नहीं हो सकता, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, इसको हम राइट कर देते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस 93 नंबर क्वेश्चन में दिया है अंकगणित शिक्षण का महत्व। अंक गणित जो है वो शिक्षण का महत्व है, किस काम में इसका महत्व है। देखिए जैसे कि भाई घरेलू कार्य के लिए अंकगणित घरेलू कार्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जानते हैं हम बिल्कुल। इसके बाद मजदूरी व व्यवसाय के लिए, छोटे छोटे कार्य मजदूर व्यवसाय जिनको भी करते रहते हैं अंकगणित का यूज करते हैं। इसके बाद व्यावहारिक उपयोग में हम छोटे मोटे कार्य सुविधाएं या समस्याओं को हल करने में भी आप अंकगणित का प्रयोग कर लेते हैं, तो ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस पर हम टिक कर देते हैं, ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। इसके बाद चलिए आगे अगला क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन है इस पेपर का। तो 94 नंबर क्वेश्चन करते हैं, शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण है। तो देखिए शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण यानी जो शिक्षण हम जो करते हैं किस तरह से किया जाता है कि आप जब कुछ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या गणित पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले आप एक उद्देश्य को लेकर चलते हैं। कोई उद्देश्य, क्या उद्देश्य हमें प्राप्त करना है, तो उद्देश्य का आप उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप बच्चों को सिखाएंगे, अधिगम करते हैं, और अधिगम हो जाता है बच्चे अगर सीख जाते हैं तो फिर उसका हम मूल्यांकन करते हैं, जांच करते हैं कि बच्चा ने बालक ने कितना सीखा। तो इसका प्रथम चरण उद्देश्य होता है, द्वितीय चरण इसका अधिगम होता है, और तृतीय चरण इसका मूल्यांकन होता है। तो ये आखिरी चरण हो जाएगा, तो इसका उत्तर सही है मूल्यांकन। तो इस पर हम टिक लगा देते हैं, राइट आंसर ये है। इसके बाद चलिए 95 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 95 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि गणित को कहा जाता है, गणित को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों का दुश्मन,
विद्यार्थियों की दुश्मन तो नहीं है गणित। इसके बाद दूसरा है शक्तिशालियों की शक्ति। तो देखिए शक्तिशालियों की शक्ति, ये भी कोई ऐसा नहीं कोई ऐसे महाभारत का युद्ध हमें लड़ना, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद है कि मन की भाषा, तो गणित कोई मन की भाषा नहीं है, हम व्यक्त भी कर सकते हैं इसको। और डी नंबर का ऑप्शन है मस्तिष्क का विकास। जी हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि देखिए गणित जो है तर्क तर्क के आधार पर हम गणित करते हैं, तर्क शक्ति का विकास होता है गणित से, तो इससे हमारा मस्तिष्क का विकास भी होगा, सोचने समझने की क्षमता काफ़ी विकसित होती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क का विकास। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। तो गणित के नियम व निष्कर्ष आपको ध्यान रखना किस तरह के होते हैं, वस्तुनिष्ठ भी होते हैं और सार्वभौमिक भी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सार्वभौमिक मतलब होता है कि हर जगह पर, किसी भी जगह पर नियम और निष्कर्ष कभी बदलते नहीं हैं, बिल्कुल समान रहते हैं। और वस्तुनिष्ठ मतलब ऐसा मान लीजिए कि इनमें हमें ऑप्शनल तरीके से इनको प्राप्त करने का तरीके हमें मिल सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शनल रहते हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है, सी वाला, ए और बी दोनों। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था का नाम लिखिए। तो राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था का हमें नाम यहाँ पर बताना है। तो देखिए राष्ट्रीय स्तर पर पहली बात तो हमारी जो राजधानी है वो दिल्ली है, और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो पाठ्यक्रम निर्मित हमें जो प्रदान किया जाता है वो NCERT दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, NCERT दिल्ली, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। तो इसमें कोई ज़्यादा हमें खास ध्यान रखने वाली बात नहीं है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है श्रव्य सामग्री में सम्मिलित है। तो देखिए श्रव्य सामग्री यानी सुनने वाली सामग्री, जिसको हम सुनकर सीखते हैं, जैसे कि टीवी हुई, तो टीवी तो हम देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, दोनों ही है। इसके बाद ग्रामोफोन, तो ग्रामोफोन जो होता है ये सुनकर इससे हम सीख सकते हैं, इसके द्वारा हम सुन सकते हैं। श्यामपट्ट द्वारा हम देख सकते हैं। और खिलौना जो है, तो खिलौना भी देखने के लिए है काफ़ी, और सुनने वाले भी खिलौने आते हैं कई तरह के। तो यहाँ पे जो सही उत्तर रहेगा केवल श्रव्य सामग्री के लिए वो है केवल ग्रामोफोन। तो इसका ये सही उत्तर हो जाएगा ग्रामोफोन, इसको हम बिल्कुल टिक कर देते हैं, राइट क्वेश्चन है बिल्कुल, इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर का, इस पेपर का 99 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो क्या है देखिए, मूल्यांकन की कार्य सूचक क्रिया है, यानी कि मूल्यांकन जो हम करते हैं तो मूल्यांकन में क्या क्या कार्य हम करते हैं, जैसे कि चिन्हित करना, बिल्कुल हम चिन्हित करते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य ये होता है कि जो हमने बालक को सिखाया है उसको जांच पड़ताल करना, मतलब कितना सीखा, कितना विकास हुआ बालक का। तो उसको हम करने के लिए कि पहले चिन्हित भी करते हैं बच्चों को, किन किन बच्चों का हमें मूल्यांकन करना है, या निर्णय लेना, फिर वही बच्चों के बारे में हमें निर्णय भी लेना होता है कि बालक ने इस तरह से यहाँ तक इतना विकास हो गया इसका बालक का, तो इसको और आगे बढ़ाने के लिए क्या करें, तो उसके लिए निर्णय लेना पड़ता है। इसके बाद भूल खोजना, बालकों की भूल खोजते हैं, कहाँ भूल कर रहे हैं बालक, या शिक्षण कार्य में कहाँ भूल हो गई। तो इस तरह से मूल्यांकन की ये सभी कार्य सूचक क्रियाएँ होती हैं। तो ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें हम इसको टिक कर देते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी द राइट आंसर रहेगा इसका डी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 नंबर का जो क्वेश्चन है ये इसका क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है। उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि प्राथमिक स्तर तो हमारा 5वीं तक होता ही है, उच्च प्राथमिक स्तर में भी आप कक्षा 6 को भी ले सकते हैं, और 4-5 कक्षा खासतौर पर रहेगी। तो इसमें देखिए गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व यानी भौतिक महत्व तो इसमें का रहता है, कम रहता है, लेकिन मानसिक महत्व है, तो मानसिक महत्व तो रहता है, मानसिक भी रहता है, मानसिक तो विकास होता ही पढ़ने से। इसके बाद व्यावहारिक महत्व इसमें और ज़्यादा रहेगा, ध्यान रखना है। व्यावहारिक जो महत्व है कि जो हम शिक्षा देते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर वो व्यावहारिक संबंधित देते हैं, मतलब जो उनको पढ़ाया जाता है, जैसे मान लीजिए लाभ हानि क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, प्रतिशत के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, अनुपात के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। तो ये सब कहाँ रहते हैं, व्यवहार जुड़े हुए रहते हैं, यानी जो हम दैनिक जीवन में जो चल रहा है उसके आधार पर लाभ हानि के क्वेश्चन इस तरह के उनको बच्चों को बताए जाते हैं। तो व्यावहारिक ज्ञान बच्चों को दिया जाता है, ये इसका महत्व है। तो इसका सही उत्तर हो गया है व्यावहारिक, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं। 101 नंबर का क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व है। तो देखिए पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व, ये हम अभी दूसरा भाग जो लेकर आए थे हम गणित पेडागोजी का, उसमें हमने पढ़े थे गणित के महत्व पढ़े थे। तो उसमें देखिए बौद्धिक महत्व भी पढ़ा था हमने, नैतिक महत्व भी पढ़ा हुआ था, सांस्कृतिक महत्व भी पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। सभी को मालूम है, ये पढ़ चुके हैं हम कि पाठ्यक्रम में गणित का विशेष विषय का महत्व पूछा है, तो ये सभी इसके महत्व हैं, कहीं ना कहीं गणित से ये सभी का विकास
हमारे लिए होता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 102 नंबर का क्वेश्चन है कि जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाएं वह कौन सी विधि होती है। तो देखिए पहले हमें उदाहरण देना है बच्चों को, उदाहरण के द्वारा धीरे धीरे करके बच्चे सीखते हैं और नियम की उत्पत्ति कर लेते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है समस्या समाधान। तो समस्या समाधान विधि में केवल हमें समस्या का समाधान खोजना होता है, बस इतना सा इसमें करते हैं, इसमें कोई उदाहरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद देखिए आगमन विधि। तो आगमन विधि में क्या होता है, ये आगमन विधि इस तरह की कि इसमें पहले उदाहरण ही दिए जाते हैं, बच्चों को कुछ मिलती जुलती चीज़ें करवाई जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 डिग्री होता है, तो उसको अगर सिखाना है बच्चों को तो हम क्या करते हैं, कोई भी 3-4 त्रिभुज बच्चों को दे देंगे और उनसे कहेंगे कि भाई इनके कोण नापो, तीनों कोणों को। तो बच्चे जब इन तीनों कोणों को मापते हैं तो सभी का जब योग करते हैं मापने के बाद तो 180 आता है। तो बच्चे इसको समझ जाते हैं कि हमेशा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये आगमन विधि के अंदर होता है कि पहले उदाहरण देते हैं फिर नियम बन जाता है। इसके बाद निगमन विधि में उल्टा रहता है, आगमन का बिल्कुल विपरीत, कि पहले नियम देते हैं और फिर उदाहरण की ओर जाते हैं, है ना। तो ये इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा, ध्यान रखना है, आगमन विधि इसका सही उत्तर होगा। तो इस पर हम टिक कर देते हैं, आगमन विधि राइट आंसर रहेगा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है 103 नंबर का कि वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। जो आजकल का जो पाठ्यक्रम बना हुआ है वो उसका मुख्य दोष क्या है। तो देखिए पुस्तकी ज्ञान पर बल देना। आजकल क्या हो रहा है, पुस्तकी ज्ञान पे ज़्यादा बल रहता है, बच्चे भी जो है पुस्तक का ज्ञान ज़्यादा ग्रहण करना चाहते हैं। अदर कोई भी ज्ञान हम अगर जैसे बच्चों को बताएंगे, कोई हट के कोई बातें बताएंगे तो बच्चे उसको सुनना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, या शिक्षक भी पुस्तकी ज्ञान पे ही आधारित रहते हैं केवल। तो ये पुस्तकी ज्ञान आजकल ज़्यादा चल रहा है वर्तमान युग में। इसके बाद विषयों में सह संबंध का अभाव। जो हम विषय बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कई शिक्षक ऐसे होते हैं कि विषय पढ़ा रहे हैं तो उससे हटके कुछ नहीं बताते, कोई ऐसा नहीं कि दैनिक जीवन से रिलेटेड करके पढ़ाएं, तो वो केवल किताबी ज्ञान के आधार पर विषयों को पढ़ाते जाते हैं। तो इसमें भी सह संबंध का अभाव रहता है, ये भी सही है, ये भी दोष है पाठ्यक्रम का। लचीलेपन का अभाव। तो लचीलेपन का अभाव, तो आजकल क्या है, जो पाठ्यक्रम है उसमें लचीलेपन का भी अभाव है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, यानी कि डी वाला जो है उपरोक्त सभी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको हम राइट टिक कर देते हैं, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर रहेगा, ये हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल सही उत्तर रहेगा इसका उपरोक्त सभी। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये है गणित शिक्षण की मुख्य विधि। 119 नंबर का क्वेश्चन है इस पेपर का, ये केवल पेडागोजी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। और जो जैसे गणित के क्वेश्चन जो रहेगा इसमें, हो सकता है उनके लिए हम आगे वीडियोस लेकर आएँ, जो भी टॉपिक हमारे वर्ग 3 में और सीटेट में जो पूछे जाते हैं उनके लिए, गणित के लिए हम अलग से तैयारी करने के लिए और वीडियोस लेकर आ सकते हैं। तो चलिए 119 का क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित शिक्षण की मुख्य विधि है। देखिए गणित शिक्षण यानी आप पढ़ाएंगे तो गणित कैसे पढ़ाएंगे, कौन सी विधि से हम पढ़ाएंगे। तो देखिए व्याख्यान विधि, तो व्याख्यान विधि तो गणित पढ़ाने के लिए नहीं होती है। प्राचीन काल में ज़रूर हम व्याख्यान विधि का प्रयोग करते थे, क्योंकि उस टाइम पे ना तो हमारे पास श्रव्य सामग्री हुआ करती थी और दृश्य का भी ज़्यादा यूज नहीं करते थे। तो व्याख्यान विधि में केवल हम जैसे राजनीति का सब्जेक्ट हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ, इनके लिए यूज कर सकते हैं। तो व्याख्यान विधि यहाँ पे नहीं होगा गणित पढ़ाने के लिए। प्रदर्शन विधि, हाँ गणित में प्रदर्शन विधि का थोड़ा थोड़ा हम कभी कभी उपयोग कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। और अगला है आगमन निगमन विधि। तो आगमन निगमन विधि बिल्कुल ये इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि आगमन निगमन विधि ऐसी विधि है कि जिसमें पहले आगमन में क्या होता है कि पहले हम उदाहरण देते हैं बच्चों को, उदाहरण देकर बच्चे सीखते हैं और धीरे धीरे नियम का बना लेते हैं, नियम की उत्पत्ति कर लेते हैं, और फिर उसी नियम को सीखने के बाद फिर आसानी से सारे क्वेश्चन करने लगते हैं। यानी कि आगमन निगमन विधि का ज़्यादा प्रयोग होता है गणित शिक्षण में, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर है, इसको टिक कर देते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से तर्क प्रधान विधि है। देखिए तर्क प्रधान विधि जिसमें ज़्यादा तर्क करना पड़ता है। तो देखिए खोज विधि में पहला ऑप्शन है खोज विधि। तो खोज विधि में तो शायद इतना ज़्यादा तर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें केवल हमें खोजने का कार्य करना है, तो ये नहीं होगा इसका। इसके बाद आगमन विधि, आगमन में उदाहरण से हम नियम की ओर जाते हैं, तो इसमें भी कोई ऐसे कोई तर्क की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद व्याख्यान विधि, व्याख्यान हमें केवल कथा टाइप से सुनाते जाना है बच्चों को, व्याख्यान करना है, तो ये भी इसका नहीं होगा। हाँ विश्लेषण विधि जो दिया है आखिरी जो ऑप्शन है, ये इसका सही उत्तर हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि देखिए विश्लेषण करने का ही मतलब ये है कि आपको
कई विचार करना पड़ेंगे, कई बार सोचना पड़ेगा, चर्चाएं करना पड़ेंगी। तो तर्क प्रधान विधि है, इसमें विश्लेषण विधि तर्क प्रधान विधि है, काफ़ी सोच समझ के इसको करना होता है। तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको हम टिक कर देते हैं, राइट आंसर रहेगा ये विश्लेषण विधि। तो ये हमने 15 क्वेश्चन देख लिए हैं गणित पेडागोजी के। और अब आगे जो क्वेश्चन है ये हैं पर्यावरण के क्वेश्चन है। तो 30 क्वेश्चन हम पर्यावरण के और करेंगे जो कि वर्ग 3 की परीक्षा के ही हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 121 नंबर का क्वेश्चन है इस पेपर का। तो देखिए भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देता है? तो बाढ़ की चेतावनी देखिए यहाँ पे केंद्रीय जल आयोग देता है, या फिर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग देता है, या फिर जल संसाधन विभाग देता है। तो आपको ध्यान रखना है ये तीनों ही विभाग ऐसे हैं, तीनों ही आयोग ऐसे हैं कि ये तीनों ही क्या करते हैं, बाढ़ की चेतावनी देने का इनके पास अधिकार होता है। तो इसका आप सभी उत्तर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको हम टिक कर देंगे। ये सभी इसका सही उत्तर है। चलिए इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है? देखिए ग्राम पंचायत का कार्य यहाँ पे बताना है। पानी के स्रोतों का रखरखाव करती है, पहला ऑप्शन इसका ये है, बिल्कुल करती है। गांव में जो ग्राम पंचायत होती हैं वो पानी के रखरखाव की व्यवस्था भी देखती है। इसके बाद विद्यालय का निर्माण, बिल्कुल विद्यालय अगर कोई क्षतिग्रस्त है, कोई छत जैसे छत बनना हो, दरवाजे लगना हो, तो ये विद्यालय का निर्माण कार्य भी ग्राम पंचायत के अंदर आता है। इसके बाद गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की सूची बनाना, बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे के लोग जो हैं उनको क्या क्या लाभ दिलवाना है ना, उनका आईडी बनवाना, इस तरह के बहुत सारे कार्य जो हैं ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं। तो यानी यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ये आप ध्यान रखिए। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है 123 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सी आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है या होता है? ठीक है, तो देखिए आपदा कौन सी है? ये पर्यावरण ह्रास के कारण, यानी पर्यावरण अगर नुकसान पहुंचाएंगे हम पर्यावरण को, प्रकृति अगर हमारी नष्ट होती जाएगी तो उससे क्या क्या आपदाएं आ सकती हैं? भूस्खलन भी हो सकता है, जैसे कि पर्वत पे मिट्टी वगैरह धसकना, नीचे की ओर गिरना, तो ये भूस्खलन है एक तरह से। इसके बाद बाढ़ एवं सूखा, बिल्कुल बाढ़ एवं सूखा की कंडीशन बन सकती हैं। अगर पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे तो बाढ़ भी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी, इलाकों में पानी ज़्यादा भरने की संभावना रहती है, और सूखा पड़ने की संभावना भी हो जाएगी, क्योंकि जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बारिश कम मात्रा में होगी, तो सूखा पड़ने के भी यहाँ पे चांस रहेंगे। इसके बाद वनों की आग, जी बिल्कुल वनों की आग भी जो एक प्राकृतिक आपदा है और ये पर्यावरणीय ह्रास के कारण होती है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही आपदा ऐसी हैं जो पर्यावरण ह्रास के कारण होती हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 124 नंबर का क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ किस राज्य को मिल रहा है? तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है ये राजस्थान में बनाई गई थी, है ना। तो इसका ज़्यादा नहीं देख के हम डायरेक्ट इसका उत्तर हम राजस्थान लगा देंगे, क्योंकि राजस्थान की है ये परियोजना। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ पर है? आप ध्यान रखिए, राजस्थान में चालू की गई थी। इसके बाद अगला है 125 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 125 नंबर का जो क्वेश्चन है ये क्या है? देखिए जल जनित बीमारी का एक उदाहरण है। तो देखिए जल से होने वाली बीमारी, तो जल मतलब कि जो प्रदूषित जल का हम सेवन कर लेते हैं उससे कौन सी बीमारी होती है? तो सबसे पहले यहाँ पर है कि डिप्थीरिया दिया है। सबसे पहला क्या है? डिप्थीरिया, पहला ऑप्शन है डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया देखिए इस तरह की बीमारी कि ये जीवाणु के कारण होती है, तो ये तो जल से होने वाली बीमारी नहीं है। इसके बाद टॉन्सिलिटिस, टॉन्सिलिटिस जो बीमारी है ये एक तरह का तद्व होता है, एक विषाणु जीवाणु मान सकते हैं इसको हम। हेलमेंथिस नाम का कोई एक तद्व होता है, उसके कारण ये बीमारी होती है, टॉन्सिलिटिस वाली बीमारी। और जो डायरिया है, तो डायरिया प्रदूषित जल के कारण होता है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। और जो खसरा है ये विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण। तो यहाँ पे सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा? सी उत्तर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये जल के प्रदूषित जल का सेवन करने से डायरिया हमें होता है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। डिप्थीरिया जीवाणु से होता है, खसरा विषाणु से होता है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 126 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य। पर्यावरण की शिक्षा का उद्देश्य, जो हम पर्यावरण की शिक्षा देते हैं बच्चों को, उसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है वो हम देख लेते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण करना,
तो देखिए पर्यावरण की सुरक्षा करना, संरक्षण करना, ये इसका उद्देश्य है बिल्कुल। क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को पर्यावरण के बारे में जो ज्ञान देते हैं, तो उसमें हम उनको बताते हैं कि प्रकृति का संरक्षण करना भी ज़रूरी है। पेड़ पौधे बचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ, वृक्षारोपण करो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी फेंकने से बचाओ। तो इस तरह से हम उनको बच्चों को बताते हैं। तो ये इसका पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा देखते हैं, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग। मतलब कि जो पर्यावरण से हमें जो संसाधन प्राप्त हो रहे हैं उनका काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में उपयोग करो। तो ये ऐसा तो नहीं कहते हम, जितनी आवश्यकता होती है उतना ही उपयोग करना चाहिए। इसके बाद पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग। कम भी मत करो आप, ज़्यादा भी मत करो, न्यूनतम करो। न्यूनतम भी नहीं करना, अधिकतम भी नहीं करना, जितनी आवश्यकता है उतना आप उपयोग कर सकते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो इसका होगा ही नहीं। तो इसका पहला जो उत्तर है ए नंबर का, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य यही होता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 127 नंबर का, इसे देख लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में किसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से है। तो ऐसी कौन सी प्रतियोगिता है जो पर्यावरण के प्रति क्या करती है, जागरूकता को बढ़ाती है। जैसे कि पहले इसमें दिया है पहला ऑप्शन ग्रीन ओलंपियाड, दूसरा है वन महोत्सव, तीसरा है पर्यावरण प्रदर्शनी और चौथा है पर्यावरणविद दिवस। तो इसका उत्तर देखिए कौन सा हो जाएगा। इसका ए उत्तर बिल्कुल सही रहेगा, ग्रीन ओलंपियाड। तो ग्रीन जो ओलंपियाड है इसमें क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भाई पर्यावरण के प्रति जागरूक करती है सभी के लिए। इसमें ये बताती है कि भाई किस तरह से हमें पर्यावरण को बचाना है, इसके किस तरह से पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है क्या। तो इसमें हमेशा जागरूकता में पर्यावरण के बारे में मिलती है ग्रीन ओलंपियाड महोत्सव में। ये एक प्रतियोगिता है। ठीक, तो इसका उत्तर सही कौन सा हो गया, पहला उत्तर इसका बिल्कुल सही है। ये आप ध्यान रखिए, ग्रीन ओलंपियाड पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाती है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 128 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए पर्यावरण दिवस प्रतिदिन किस दिन मनाया जाता है, तो इसके बारे में तो आप लगभग सब जानते होंगे कि क्या 10 जून को मनाया जाता है। तो 10 जून को मनाया जाता है, या फिर 5 जून को मनाया जाता है, या फिर 20 जून को मनाया जाता है, या फिर 2 जून को मनाया जाता है। तो लगभग सभी इसको जानते हैं। इसका उत्तर सही सबको पता है कि 5 जून को हम जो है 5 जून को क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो लगभग इसका सभी को उत्तर सही पता है। चलिए इसको टिक कर देते हैं, ये इसका सही राइट आंसर हो गया है। इसके बाद 129 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तो 129 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, विद्यालय किस रणनीति द्वारा विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण, इसमें साफ नहीं दिख रहा है, चलिए नीचे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं 129 का। विद्यालय किस रणनीति द्वारा विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं। तो किस रणनीति से पर्यावरण के प्रति जागरूकता, तो देखिए खेलकूद द्वारा, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा, या परीक्षाओं द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका 129 का जो उत्तर है वो बी बिल्कुल सही रहेगा, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं। हम पाठ्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो पढ़ाते हैं तो उसमें समझाते जाएँ पर्यावरण के बारे में, और कुछ क्रियाएं करवाते हैं, सहगामी क्रियाएं सभी बच्चों के प्रति पर्यावरण से संबंधित। तो इसके द्वारा हम बच्चे ज़्यादा जागरूक होते हैं। तो इसका बी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद 130 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं उनका मुख्य उद्देश्य पूछा है यहाँ पर। देखिए पहला, बच्चों का संपूर्ण विकास करना है मौलिक अधिकारों का उद्देश्य, या पुरुषों का संपूर्ण विकास करना है, या महिला सशक्तिकरण करना है, या नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है। तो यहाँ पे देखिए 130 का जो उत्तर होगा, 130 का कौन सा उत्तर आपको सही लग रहा है। इसका सही उत्तर है नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। जो 6 मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भाई हर नागरिक का क्या हो, एक व्यक्तित्व का विकास हो। तो ये इसका उत्तर बिल्कुल सही रहेगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 131 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है, सामाजिक विज्ञान में कौन सा घटक शामिल नहीं किया जाता। तो सामाजिक विज्ञान में हम क्या नहीं पढ़ते हैं। जैसे देखिए पहला ऑप्शन इतिहास, तो इतिहास के बारे में तो अध्ययन किया जाता है बिल्कुल इसमें। भूगोल के बारे में भी अध्ययन करते हैं हम। इसके बाद राजनीति विज्ञान, तो राजनीति विज्ञान के बारे में भी अध्ययन हम इसमें जो है करते हैं। और बाकी लास्ट में दिया है व्यावसायिक अध्ययन,
तो यहाँ पे हम व्यावसायिक अध्ययन नहीं करते हैं। इसमें यह नहीं पढ़ाया जाता है कि व्यवसाय किस प्रकार से करना है। ये सामाजिक विज्ञान का अंग नहीं है, मतलब ये घटक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका सही है, व्यावसायिक अध्ययन। चलिए इसके बाद 132 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है पाठ्यक्रम का वह क्षेत्र जिसका परीक्षण अंकों द्वारा नहीं किया जा सकता। अंकों द्वारा नहीं कर सकते हम, परीक्षण नहीं कर सकते, किसके द्वारा? अंकों द्वारा। तो ऐसा कौन सा पाठ्यक्रम का क्षेत्र है? देखिए स्वास्थ्य है, योग है, या संगीत है, या फिर ये पूरे सभी हैं। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर आपको लग रहा है कि इसका उत्तर हो सकता है इसका डी उत्तर इसका सही है। ये सभी कैसे हैं? अंकों द्वारा इनका हम परीक्षण नहीं कर सकते। स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में हम अंकों द्वारा जांच नहीं कर पाएंगे भाई। स्वास्थ्य या पाठ्यक्रम का ये क्षेत्र भी नहीं है ऐसा कि भाई अंकों द्वारा हम इनको जांच पाएँ। योग की भी हम अंकों द्वारा व्याख्या नहीं कर सकते। संगीत को भी हम अंकों द्वारा इसका परीक्षण नहीं कर सकते। तो ये सभी इसके उत्तर हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो इसको हम राइट कर देते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 133 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है? तो पर्यावरण की समस्या, देखिए पहला ऑप्शन है जल की बर्बादी। जल की बर्बादी तो इसका समस्या है कहीं ना कहीं, पर्यावरण की समस्या है जल की बर्बादी करना। इसके बाद जल का संरक्षण, तो जल का संरक्षण करना तो बहुत अच्छी बात है, तो ये कोई समस्या थोड़ी है। आप जल का संरक्षण तो अच्छे से कर सकते हैं, काफ़ी करिए। इसके बाद वनों का विनाश, ये एक समस्या है पर्यावरण की। और भूमि का अपर्दन होना, यानी भूमि का कटाव होना, उड़ जाना, बह जाना, तो इससे भी कहीं ना कहीं समस्या है पर्यावरण को। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि पर्यावरण की समस्या नहीं है, तो इसका सही उत्तर आपको कौन सा लगा? इसका सही उत्तर है बी, जल का संरक्षण करना। ये इसकी समस्या नहीं है, ये अच्छा उपाय है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 134 नंबर का, इसे देख लेते हैं। आइए इनमें देखते हैं क्या लिखा है। इनमें से कौन सा पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? तो पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत तो कौन सा नहीं, देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है पर्यावरण की शिक्षा में सबको शामिल किया जाए। बिल्कुल हमें पर्यावरण की शिक्षा में सभी को शामिल करना चाहिए, तो ये तो सिद्धांत है इसका। इसके बाद पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं दी जानी चाहिए। देखिए ये जो है सिद्धांत नहीं है, पूछा हमसे कि सिद्धांत नहीं है, तो ये भी सिद्धांत है इसका। कोई पर्यावरण की शिक्षा तो हमें देना चाहिए जितना हो सके, हमेशा सीखता रहता है व्यक्ति। पर्यावरण की शिक्षा ऐसा नहीं कि हमें बीच में रोक देना चाहिए, हमेशा देना चाहिए पर्यावरण की शिक्षा। तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बी उसका ऑप्शन लगभग सही लग रहा है, क्योंकि इसमें लिखा है नहीं दी जा सकती। इसमें लिखना था कि जीवन पर्यंत दी जानी चाहिए। चलिए तो सी वाला देख लेते हैं। पर्यावरण शिक्षा संपूर्ण विकास एवं समग्र के लिए होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। पर्यावरण शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य तथा सभी को प्राथमिकता देने के साथ सद्भावपूर्ण होनी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है इसका। तो यहाँ पे जो गलत उत्तर रहा है इसका, ये है अपना बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा था कि पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, तो इसमें बी वाला जो ऑप्शन है वो इसका सिद्धांत, तो बी वाला जो ऑप्शन है ये इसका सिद्धांत नहीं है, तो इसको हम टिक कर देते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 135 नंबर का क्वेश्चन है, नीली क्रांति संबंधित है। देखिए नीली क्रांति से आप समझ जाइए, नीली क्या होती है? मछली। आप समझ लीजिए नीली क्या होती है? मछली। तो उससे मत्स्य हम अंदाज़ा लगा सकते हैं मछली कैसी होती है? नीली होती है, तो मत्स्य कहते हैं उसको। तो मत्स्य उत्पादन से इसका संबंध हो जाएगा, तो ये आप इसको देख कर ही समझ सकते हैं। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर दीजिए, ये हम टिक कर दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए इसके बाद 136 नंबर का, इसमें लिखा हुआ है इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? देखिए मानवीय पर्यावरण का घटक यानी मानव के जो मानवीय जो हमारा पर्यावरण है जिसमें मानव रहते हैं, तो उसका घटक कौन सा नहीं? जैसे भूमि, धर्म, समुदाय या परिवार। तो इसमें आपको कौन सा लग रहा है? देखिए ज़रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका भूमि। ये मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। देखिए धर्म है, धर्म मानव के लिए होते हैं। समुदाय मानवों से मिलके बनता है। परिवार भी जो होता है उसमें मानव कहीं ना कहीं सभी रहते हैं। तो भूमि जो है, भूमि एक अलग हटके, भूमि क्या है? एक जैविक मान सकते हैं हम, एक तरह से अजैविक मान सकते हैं, अजैविक घटक के रूप में। तो ये मानवीय पर्यावरण घटक के रूप में नहीं आएगा, तो भूमि इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए इसको राइट लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन 137 नंबर का, इसको देखते हैं। द्रवित मैग्ना से बने सेल को कहते हैं? तो देखिए सेल मतलब चट्टान होती है, तो मैग्ना से बनी हुई चट्टान को क्या कहते हैं? तो 137 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका उत्तर हो जाएगा ए,
अगर आग्नेय जो चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान बनती हैं हमारी किससे बनती है? मेग्मा से बनती है, ध्यान रखना है। मेग्मा से, द्रवित मेग्मा से चट्टान, ये आग्नेय चट्टान बनती है। तो इसका ये उत्तर सही हो गया ए नंबर का। चलिए अगला देखते हैं 138 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो देखिए ये सब जानते हैं कि सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है। कौन सी गैस बचाती है? ओजोन। ये हम सब जानते हैं, ओजोन जो है, ओजोन परत, ये हमें क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ओजोन हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिए, ये एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करती है ओजोन। जो ओजोन गैस होती है सुरक्षा कवच का काम करती है, जो पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 139 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 139 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए तरल रूप में वृष्टि मतलब होती है बारिश। वृष्टि का अर्थ क्या है? यहाँ पे बारिश से है। तो जब ये तरल रूप में आई यानी द्रव के रूप में नीचे गिरती है तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। इसमें कोई ज़्यादा कठिन नहीं है आपको समझना, तो ये तो आप वैसे भी लगा देंगे। तो वर्षा इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो है वर्ग 3 की परीक्षा में आए हुए थे। तो कुछ ऐसे भी हैं जो हमें लगभग पढ़ाई के द्वारा ही, अध्ययन द्वारा ही हम कर पाएंगे सही। चलिए इसके बाद देखते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं। अच्छा 140 नंबर का क्वेश्चन है कि कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं तो कहाँ पे मिलती हैं? देखिए गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में, या बी नंबर का ऑप्शन है गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जल, कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर रहेगा वो, इसका सही उत्तर है बी, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में हमें झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं, क्योंकि वहाँ बारिश कम होती है और शुष्क रेगिस्तानी इलाका रहता है, गर्म रहता है, तो कांटेदार वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा मिलते हैं। चलिए 141 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी इस पर टिक नहीं किया है तो इसका टिक कर देते हैं हम। इसका नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 141 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है सुनहरा रेशों से अभिप्राय है। जो सुनहरे रेशे हो उनसे क्या अभिप्राय है? क्या चाय है, कपास है, पटसन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। जो पटसन होती है, जूट जिसे हम कहते हैं, इससे सुनहरे रेशे एक तरह से बनाए जाते हैं। तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो सही उत्तर इसका ये हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 142 नंबर का क्वेश्चन है ये। अच्छा आप देख रहे होंगे इसके अंदर पेडागोजिक क्वेश्चन बहुत कम मात्रा में है। ये 2012 का पेपर है, तो इसमें लगभग सारे क्वेश्चन पर्यावरण के अध्ययन से ही आए हुए हैं। चलिए इसके बाद 142 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो देखिए 142 नंबर का क्वेश्चन है ये। बृहस्पति को कहते हैं, या शनि को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, या फिर मंगल को कहते हैं? तो 142 का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा शुक्र। जो शुक्र है ये बिल्कुल पृथ्वी की तरह दिखाई देने वाला ही ग्रह होगा, इसलिए इसको हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र। चलिए 143 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पठार, इसके बारे में शायद आप सभी जानते होंगे। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, तिब्बत का पठार। चलिए इसके बाद 144 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कुलदीप नायर एक पत्रकार को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है कि भाई कुलदीप नायर को एक पत्रकार के रूप में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। तो ये कहाँ के थे? तो इसमें देखिए इसका जो उत्तर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ए बिल्कुल सही उत्तर है, इंग्लैंड के थे। कुलदीप नायर जो थे वो कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर है इंग्लैंड, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 145 नंबर का क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने अर्र या स्पोक हैं? जो हम राष्ट्रीय अपना जो ध्वज है उसके बीच में जो चक्र होता है उसमें कितनी तीलियाँ होती हैं? तो इसका उत्तर लगभग सभी को पता होगा कि 24 तीलियाँ होती हैं। जी हाँ बिल्कुल 24 तीलियाँ होंगी, इसको आप राइट कर दीजिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 146 नंबर का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। जो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है उसकी पीठ कहाँ पर स्थित है? वैसे तो देखिए जबलपुर में है, हमारा जो उच्च न्यायालय वो जबलपुर में, और इसकी बाकी जो खंडपीठ हैं वो अपने ग्वालियर में और एक इंदौर में है। तो ग्वालियर इंदौर में इसकी खंडपीठ है।
तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, केवल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। तो यहाँ पे केवल मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की बात की गई है, उसकी पीठ की मुख्य रूप से, खंडपीठ की बात नहीं करी। तो इसमें आपको क्या लगाना है, जबलपुर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें आप जबलपुर टिक कर देंगे। ठीक, तो चलिए ये क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 147 नंबर का क्वेश्चन। आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। निम्न में से किसे गुलाबी नगर कहा जाता है? तो देखिए गुलाबी नगर। तो गुलाबी नगर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो आप लगभग सभी जानते होंगे इसका, और नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। जयपुर जो है इसको गुलाबी नगर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो स्थापना है वो सवाई राजा जय सिंह ने की थी। और यहाँ पे लगभग भवन इन्होंने गुलाबी रंग के रंगे हुए थे। जो भवन इन्होंने बनाए थे वो गुलाबी रंग के बनाए थे राजा जय सिंह ने। इसलिए इसको जो जयपुर है उसको गुलाबी नगर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलाबी नगर जो कहते हैं वो जयपुर को कहते हैं। ये इसका सही उत्तर है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा पत्तन यानी बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो देखिए 148 का जो उत्तर है, 148 का उत्तर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन होगा, ये बिल्कुल सही है। विशाखापत्तनम जो है, विशाखापत्तनम जो है ये एक ऐसा बंदरगाह है जो पूर्वी तट पर स्थित है और अधिकतम गहराई पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सही उत्तर इसका विशाखापत्तनम हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें दिया हुआ है ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण में कौन सी गैस होती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का जो मुख्य कारण होता है वो होती है हमारे, इसमें कौन सी गैस ज़्यादा मात्रा में होती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। सभी का थोड़ा थोड़ा प्रभाव रहता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य ज़्यादातर मात्रा में प्रभावित करती है ग्रीन हाउस प्रभाव को, है ना। वैसे तो अगर देखा जाए तो ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, इसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी क्या है प्रभावित करते हैं एक तरह से ग्रीन हाउस प्रभाव को। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण की जो हम अध्ययन कर रहे थे, पर्यावरण के जो क्वेश्चन दिख रहे हैं 30 क्वेश्चन इसके, 30 क्वेश्चन में से इसका आखिरी क्वेश्चन है ये। कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो जल प्रदूषण का स्रोत नहीं, देखिए औद्योगिक कचरा, रेडियो एक्टिव कचरा, या कृषि से प्राप्त कचरा, या फिर खानों से प्राप्त कचरा। तो देखिए यहाँ पे जो इसका सही उत्तर होगा वो है खानों से प्राप्त कचरा। जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है ये। बाकी जो सभी कचरे हैं, उद्योग से निकलने वाले कचरे भी नदियों में बहा दिए जाते हैं। रेडियो एक्टिव कचरा ये भी कहीं ना कहीं जल को प्रदूषित करता है। कृषि प्राप्त कचरा जो है ये भी जल प्रदूषण करता है। लेकिन जो खानों से प्राप्त कचरा है ये इतना ज़्यादा जल प्रदूषण नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। ये इसको हम टिक कर देते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियो हैं वो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।